गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और अरे ह्यूमन प्रोजेक्ट। हाँ बोलो। यार, बहुत कम बच्चे आए हैं। आज बहुत कम आए हैं। कितने हैं? 4 ही आए हैं। कोई बात नहीं। टॉपिक कल और एग्जाम सिलेबस तो है। पूरा है। कब एग्जाम है? कल। कल एग्जाम है। ओके। अब तो क्लास तो कल कर ही लेते हैं, बाकी जो है सो है, जितने आए उतने से ही सही। हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, दोनों आज कंप्लीट हो जाएंगे, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है ना। तो हम सबसे पहले चलते हैं। यस, हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है। इसे मैंने पहले लिया है एनसीईआरटी में, ये बाद में दिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा समझना है इसमें, तो इसीलिए इसको स्टार्ट पहले कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कह सकते हो, डीएनए प्रोफाइलिंग वर्ड भी यूज किया जा सकता है, डीएनए टाइपिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? ओके, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैंने प्रेजेंट नहीं किया, सॉरी। विंडो, यस, हो गया। अभी दिख रहा होगा आपको। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह लीजिए, डीएनए प्रोफाइलिंग वर्ड यूज कर लीजिए, या डीएनए टाइपिंग यूज कर लीजिए, सबका मतलब एक ही है। और इसमें आपको करना क्या है कि हमें अपना डीएनए लेना है। हम ह्यूमन के लिए ही चीजें पढ़ रहे हैं। हमें अपना डीएनए लेना है। उस डीएनए में हमें पता है कि हमारे पास 24 क्रोमोसोम है। ह्यूमन मेल के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो एक्स और वाई अलग अलग आएगा। सो वी हैव 24 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ जीन्स हैं। टोटल हमारे जीनोम में, मतलब 24 क्रोमोसोम में लगभग 25 से 30 हजार जीन होते हैं। तो हमें ये भी पता करना है कि जीन क्या है। जीन, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, डीएनए का पार्ट है, तो हमें उस जीन का सीक्वेंस भी पता करना है ना। ये सारा हमारा मेन मेन मोटा मोटा था। और डिफरेंसेस देखने हैं जिसके बेस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज कर पाएंगे, कमर्शियली कह लीजिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कह लीजिए। तो हमें वो डिफरेंसेस ढूंढने हैं कि मेरा जीनोम और आपका जीनोम अलग क्यों आ रहा है। इवन सिबलिंग्स अगर हैं तो भी बहुत क्लोज में आएगा, लेकिन डिफरेंट होगा। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो एग्जैक्टली सेम आएगा, बिकॉज एक जाइगोट में एक जीनोम है। और अगर जाइगोट के स्प्लिटिंग से दो बेबी बने तो दोनों का फिंगरप्रिंट सेम आएगा। तो केवल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम तभी हो सकती है जब एक जाइगोट से दो इंडिविजुअल बने हों, जिन्हें आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हो। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी भी एक जैसी दो लोगों की नहीं आ सकती। सबसे पहले जो चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है कि पहला एल्क जेफरी, ये साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया, वाई है, एल्क, ALEC, एल्क जेफरीज, 1984। इसमें इन्होंने इन्वेंशन किया है ना, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट किया। कहाँ के थे ये? लिसेस्टर यूनिवर्सिटी के थे। LEICESTER, लिसेस्टर यूनिवर्सिटी, यूके में है। तो लिसेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के ये प्रोफेसर हैं एल्क जेफरी। इन्हीं को आप फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोल देते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और कहने का रीजन सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को इन्वेंट किया। इंडिया में जब ये टेक्निक आया तो इंडिया में दो साइंटिस्ट हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंडिया में लेके आए, और उनके नाम है डॉक्टर VK कश्यप
एंड प्रोफेसर लालजी शाह, लालजी सिंह है, सॉरी, लालजी सिंह है ना। ये कहाँ के हैं? ये दोनों साइंटिस्ट हैं सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये हैदराबाद में है। सीसीएमबी इंडिया का मोस्ट रिनोड सीएसआईआर लैब इंस्टीट्यूट है, और जितनी भी हाई प्रोफाइल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केसेस होते हैं, चाहे मर्डर को लेके हो या पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट को लेके हो, मतलब बायोलॉजिकल सन या डॉटर कौन किसका है, बायोलॉजिकल फादर या मदर कौन किसका है, इन सब काम के लिए जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उन सब की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सीसीएमबी हैदराबाद में ही की जाती है तो एम्स दिल्ली में भी, लेकिन वही बात है कि जहाँ से स्टार्टिंग हुई इंडिया में उस इंस्टीट्यूट का अपना एक रेपो है, तो इसलिए सीसीएमबी हैदराबाद। अगर आपसे कहा जाए कि इंडिया में जो है वो फादर कौन है, तो फिर इनका नाम आएगा, प्रोफेसर लालजी सिंह, है ना। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया कहा जाए तो आप दोनों में से लालजी सिंह को जो है वो चूज करोगे। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर किया, इंडिया में किसने किया, वर्ल्ड में किसने डिस्कवर किया। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम करना क्या चाहते हैं, हम दो लोगों के डीएनए को अलग अलग ढूंढना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर उसके बाद ये कैसे करते हैं और इसका यूज क्या है उस पर बात करेंगे। सो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। मुझे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी लिखने के लिए, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, चलो इसको, है ना। प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है। अब जो मैं एक लाइन है यहाँ लिखता हूँ पीछे पेज पे, ये लाइन हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिली है ना। ये लाइन अभी हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा नहीं है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो उससे एक लाइन है कि अगर दो इंडिविजुअल का डीएनए मैच किया जाए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये कहता है कि दोनों में 0.1% का डिफरेंस आ सकता है ना। मतलब बाय द डिफरेंस अगर कहा जाए, बाय दियर डिफरेंस, अगर हम डिफरेंसेस के बेस पे बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.1% डीएनए इज डिफर्ड। जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.1% का डिफरेंस है। और ये जो 1% का जो डिफरेंस आ रहा है ना, यही हमें एक दूसरे से अलग करता है ना। दिस प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी। हमारे मेरे दीपक होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल इस 0.1% डीएनए की है, बिकॉज इतना तो मुझ में भी होगा और इतना ही किसी और पर्सन के अंदर। जो 99.9% है वो तो दोनों का कॉमन है। डिफरेंस केवल कितना है, 0.1% का। सो दिस प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू ए पर्सन। किसी भी पर्सन को उसकी आइडेंटिटी देने का काम अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से कहा जाए तो कितना निकल के आएगा, ये 0.1% डीएनए आएगा। अब इस 0.1% को अगर आप नंबर ऑफ बेस पेयर में लाओ तो ये कितना हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि डीएनए में जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है वो कितने हैं, वो हमारे हैं 3 बिलियन, 3 इंटू 10⁹ जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब आपने लिखा था कि ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट कितना है या ह्यूमन के डीएनए की लेंथ कितनी है, दैट इज नंबर ऑफ बेस पेयर। और बेस पेयर का नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 3 बिलियन आ रहा है। तो 3 बिलियन का अगर हम 0.1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इट कम्स टू बी 3 मिलियन। यानी कि कितने बेस पेयर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो ये वाले डिफरेंस कर रहे हैं। मेरे और आपके डीएनए में जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल ये 3 इंटू 10⁶, आप इसे 3 मिलियन लिख सकते हैं। तो 3 मिलियन बेस पेयर की वजह से दो लोगों का डीएनए अलग अलग है, दो लोगों की शक्ल सूरत अलग अलग नजर आ रही है। इसी चीज को लेके हम डीएनए, मतलब इसी बेस पेयर, इन्हीं बेस पेयर को हमें ढूंढना है
और इन्हीं से आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, है ना। तो आपको यहीं से बेसिकली ये चीजें समझनी है। अब ये मिलेंगे कहाँ? फिर ये बात आती है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो रही है, तो अब ये हमें मिलेगी कहाँ पे? ये हमें मिलती है हमारे इंट्रॉन में। हम पिछली क्लासेस में एक्सॉन इंट्रॉन पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो स्प्लिट जीन होता है, उसमें कुछ नॉन कोडिंग इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैं जिन्हें इंट्रॉन कहते हैं, और एमआरएनए में स्प्लाइसिंग करके हम इंट्रॉन की कॉपी को हटा देते हैं, एक्सॉन को उसी सीरीज में जोड़ देते हैं और एक फंक्शनल एमआरएनए या मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है, जिससे हम प्रोटीन की सिंथेसिस से ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देते हैं। तो ये जो 0.1% डीएनए है जो हमें डिफरेंस देता है, ये डिफरेंस किसमें है एक्चुअली? ये कहाँ प्रेजेंट होगा हमारे पूरे जीनोम में? ये इंट्रॉन में प्रेजेंट होता है। इसीलिए तो हम सबके फंक्शन एक जैसे हैं। अगर ये एक्सॉन में डिफरेंस होता तो मेरे काम करने का तरीका आपके काम करने के तरीके से अलग होता। जो मेरी बॉडी की फंक्शनिंग है वही दुनिया के हर एक होमोसेपियंस की बॉडी की फंक्शनिंग है। सबका डाइजेशन, सबका एक्सक्रीशन, सबका रिप्रोडक्शन, सबका स्केलेटल या सबका बिहेवियर, सबके सेंस ऑर्गन, सबकी थिंकिंग सब एक जैसा होता है, सबका ब्रेन न्यूरॉन सब एक जैसे। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इंट्रॉन तो एक्सप्रेस ही नहीं होते। इंट्रॉन में डिफरेंस तो है, लेकिन उसी इंट्रॉन को तो काट के हटा दिया था, तो वो डिफरेंस कभी फिनोटाइप में तो आएगा ही नहीं, कभी स्ट्रक्चरल जीन में वो डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मेरा एक नाक है, दो कान है, दो हाथ हैं, ऐसे सबकी बॉडी के होते हैं। तो ये हमें डिफरेंस कहाँ मिलेगा? ये इंट्रॉन से मिलेगा। तो जैसे पीछे की क्लास में मैंने बोला भी था कि जिस इंट्रॉन को अभी हम काट के हटा रहे हैं क्योंकि हमें प्रोटीन नहीं बनानी इससे, इसी इंट्रॉन के बेस पे दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो आज की दोनों क्लास के हैं। एक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आप इंट्रॉन नहीं पढ़ोगे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हिसाब से पूरा डीएनए का आप आर्टिफिशियल जीन तो बना ही सकते हो ना, जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए वो तो आसान है। जो इंट्रॉन काट दिए उन्हें बनाना मुश्किल काम है। उनको कैसे बनाओगे बैक में जाके? तो उनको तो आपको नेचर में ही स्टडी करना पड़ेगा। तो हम इस सब की शुरुआत कहाँ से करते हैं? इंट्रॉन से करते हैं। कि फिंगरप्रिंट डिफर कहाँ से करेगा? बोलो। सर अगर इंट्रॉन एक्सप्रेस नहीं करता तो हम सब लोग अलग क्यों दिखते हैं? हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये तो पॉलीजेनिक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे करेक्टर पॉलीजेनिक है। हमारी स्किन अलग हो गई क्योंकि पॉलीजेनिक है, हमारी हाइट अलग हो गई, इंटेलिजेंस अलग हो गई क्योंकि पॉलीजेनिक करेक्टर है। पॉलीजेनिक करेक्टर में तो जैसे एलील्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे वैसा एक्सप्रेशन होगा। लेकिन ह्यूमन हाइट होती है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, या हमारी स्किन ब्लैक और व्हाइट के बीच में आएगी, इस बात को चेंज नहीं कर सकते। आप रेड स्किन के तो नहीं हो सकते ना। पूरी होमोसेपियंस की पॉपुलेशन ब्लैक से व्हाइट के बीच में शेड को कैरी करेगी। हमारे हेयर का कलर जो है वो ब्लैक से व्हाइट के बीच में जो होना चाहिए वो हो सकता है, और कोई नहीं होता। किसी के रेडिश हेयर नहीं हो सकते, किसी के पिंक हेयर नहीं हो सकते बाय बर्थ, बाय जीन्स, क्योंकि जीन ही नहीं है। तो जो जीन कॉमन है, अब सबके टीथ वाइट होंगे, आप वाइट में किसी को मिल्की वाइट बोलते हो, किसी को आप येलो वाइट बोलते हो, किसी को येलो कलर के टीथ बोल देते हो, बट क्या ब्लू कलर के टीथ हो सकते हैं? और येलो कलर का मतलब क्या? जैसे प्राइमरी येलो कलर होता है वैसे टीथ किसी के होते हैं क्या? वो तो एक कंपैरिजन है कि आपने कहा कि टीथ इसके शाइन कर रहे हैं और उसके शाइन नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली टीथ का कलर सबका एक ही है। एनामल का कलर सबका एक जैसा होता है, किसी का चेंज नहीं होता है ना। हमारे नेल्स का कलर नहीं चेंज होगा। तो जो हमारी बॉडी में फिनोटाइप्स हैं वो कभी नहीं चेंज हो सकते, क्योंकि सबके सिस्ट्रॉन कॉमन है, सबका वो डीएनए कॉमन है जो हमें 99.9% मिला, जिससे हमारे सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो डिफर करता है वो हम एक्सप्रेस नहीं करते। तो अगर आपको अपना डिफरेंस पता करना है तो आपको इंट्रॉन पे जाना होगा, और इंट्रॉन का कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, उसे स्पाइसिंग में रिमूव कर दिया जाता है। ऐसे करने के लिए आपको पूरा जीनोम सीक्वेंस करना पड़ेगा, तब आप इंट्रॉन को ढूंढोगे, या अभी हम पढ़ेंगे। ये तरीका तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हो गया। या दूसरा तरीका जो एल्क ज़ेफरी ने दिया, जिससे हम इंट्रॉन को स्टडी कर सकते हैं, जिसके बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है ना। अब वो तरीका क्या है, यहां से आते हैं। है क्या एक्चुअली हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में इंट्रॉन होते हैं। आप जानते ही हैं कि ह्यूमन, हमारी का मतलब ह्यूमन मान लीजिए, वी हैव इंट्रॉन्स। तो हमारे पास ये इंट्रॉन है। इंट्रॉन को आप और क्या क्या नाम देते हो? इंटर को आपने इंटरवेनिंग सीक्वेंस बोला था। ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। इनको तो नहीं कोड करते ना, इनका तो आगे कुछ नहीं होता। सो ये स्मॉल है, नॉन कोडिंग है, बट इनहेरिटेबल है। अगर कहा जाए कि फादर से सन में जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। फादर से डॉटर में जा रहे हैं,
बिल्कुल जा रहे हैं, तब तो ना डीएनए काट के भेजा जाता है। 23 क्रोमोसोम तो पूरे जाएंगे, तो 23 क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है वो सारा का सारा जाएगा, उसमें एक्सॉन भी जाएगा और इंट्रॉन भी जाएगा। तो अगर कहा जाए तो ये हेरिटेबल है, बिल्कुल नॉन कोडिंग है, बट इनहेरिटेबल सीक्वेंस है ये, जो ह्यूमन जीनोम में है। हमारे पूरे जीनोम के अंदर ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। तो इंट्रॉन सबकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब अगर कहा जाए कि इंट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है और ये इंट्रॉन हमें क्रोमोसोम पे कहाँ मिलेंगे, हमने जीन में तो समझ लिया कि अगर हम एक जीन को स्टडी कर रहे हैं तो इंट्रॉन कहाँ मिलेगा, एक्सॉन के बीच बीच में मिलेगा। लेकिन अगर हम क्रोमोसोम के हिसाब से देखें तो इंट्रॉन हमें कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे वहां पे जहां जहां पे सेल के हिसाब से आप हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ते हो। आपने सेल में यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ा होगा, या इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में जब मैंने डीएनए पैकेजिंग पढ़ाया था, डीएनए हेलिक्स क्रोमोसोम में जब पैक होता है तो वहां भी यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन लिखा था। तो ये इंट्रॉन आपको कहाँ मिलेंगे, ये इंट्रॉन आपको मिलेंगे, दे आर फाउंड या दे आर लोकेटेड, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपको मिलेंगे नियर, कहाँ कहाँ, क्रोमोसोम में टीलोमियर समझते हो, क्रोमोसोम के पार्ट में एक टीलोमियर होता है, टर्मिनल एंड। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है, जहां से स्पंडल फाइबर को अटैच करते हो, है ना। हमारा जो पूरा वाई क्रोमोसोम है वो हेट्रोक्रोमैटिक होता है, तो आपको ये वाई क्रोमोसोम में मिल जाएंगे। और भी जहां कहीं पे भी हेट्रोक्रोमैटिन है, हेट्रोक्रोमैटिन वो होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। और इंट्रॉन भी नॉन कोडिंग होते हैं, उनसे भी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, उनसे भी आगे जाके कुछ नहीं बनेगा, बनेगा भी तो काट के हटा दिया जाएगा, प्रोटीन तक तो कुछ नहीं पहुंचेगा। तो इंट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है, इंट्रॉन आपको इन सब जगह पे मिल सकते हैं। दे अकर या दे आर फाउंड नियर टीलोमियर, सेंट्रोमियर, वाई क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन, इन सारी जगह पे आपकी बॉडी में इंट्रॉन होते हैं। तो एक्स पे नहीं होता? हाँ, एक्स क्रोमोसोम? नहीं नहीं, एक्स पे नहीं होते, वाई क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिक होता है, और अच्छा, न्यूक्लियस में जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो तो है तो ही। जो नॉन होमोलोगस पार्ट होते हैं वहीं पर? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, जैसे आप ये क्रोमोसोम बनाओगे तो ये क्रोमोसोम ऐसे है, क्रोमोसोम का डायग्राम तो सर ने कभी 11th में पढ़ाया होगा ना। ये क्रोमोसोम है, तो ये टीलोमियर है जो टर्मिनल एंड कहलाता है, ये टीलोमियर है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सेंट्रोमियर है जहाँ से स्पंडल अटैच करते हो, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर वाई क्रोमोसोम आएगा तो कैसा आएगा, वाई क्रोमोसोम तो ऐसा होता है, मान लीजिए ऐसा है वाई क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलॉगस है, ये वाला पोर्शन जो है वो हेट्रोक्रोमेटिक होता है। तो जहां जहां हेट्रोक्रोमेटिन है वहां वहां पे आप इंट्रॉन को देख सकते हो। ये तो हो गया फिजिकल सेलुलर लेवल पे, क्योंकि क्रोमोसोम आपको सेल में दिखाई देते हैं। तो सेलुलर लेवल पे अगर आप इंट्रॉन समझो कि जैसे मान लीजिए कोई बाहर खड़ा है और मेरे घर को देख रहा है, तो उसे ये तो पता है कि मैं घर के अंदर हूं, और उसे ये नहीं पता कि मैं घर के कौन से कमरे में हूं। तो अगर आप सेल को स्टडी करोगे, जैसे मैंने शुरू में भी आपको कभी ये समझाया था कि जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ समझ में नहीं आता। आप अगर सोचो कल को कि हम सेल में क्रोमोसोम को स्टेन कर दें तो मुझे जीन दिख जाए, तो इम्पॉसिबल टास्क है। और जैसे ही आप जीन की स्टडी करोगे तो सोचो कि क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉसिबल टास्क। दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसको बात को ऐसे भी समझाया था मैंने कि गूगल अर्थ पे अगर अर्थ को देखोगे तो यमुना विहार कहीं नजर नहीं आएगा, और अगर यमुना विहार को स्क्रॉल करके आप देखोगे तो उसमें आपको पूरा दिल्ली भी नजर नहीं आएगा, अर्थ तो छोड़ दीजिए आप। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। फिजिकल बेसिस इनहेरिटेंस का क्रोमोसोम है, तो अगर आप ये कहें कि क्रोमोसोम के कौन से हिस्से में इंट्रॉन होगा तो वो डॉटेड लाइन के अंदर लिख दिया। अब अगर आप इस डॉटेड लाइन के एरिया को स्क्रॉल करके उसमें जीन को स्टडी करोगे तो आपको इंट्रॉन मिल जाएंगे। तो ये लेफ्ट में लिखा है कि दे आर स्मॉल नॉन कोडिंग इनहेरिटेबल सीक्वेंसेस जो ह्यूमन जीनोम में आते हैं। अब इंट्रॉन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इंट्रॉन का एक स्पेसिफिक फीचर है। वो फीचर क्या है, इंट्रॉन का फीचर ये है कि इंट्रॉन जहां प्रेजेंट होते हैं वहां पे कई बार रिपीट होते हैं, है ना। इंट्रॉन में क्या होगा, यहां पे रिपीटिशन होगा सेवरल टाइम, कई बार। और अगर रिपीटिशन सेवरल टाइम हो जाएगा तो क्या होगा, और सेम सीक्वेंस का, ऐसा नहीं कि अलग अलग करना है,
रिपीटिशन सेवरल टाइम है किसका? सेम सीक्वेंस का, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने अगर कहा कि एक सीक्वेंस ले लेता हूं ATCCU, यू नहीं आएगा, डीएनए है, जीन है, तो यूरेसिल नहीं हो सकता, इसको कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए आप सीक्वेंस ले लें ATCC, ये ले लिया मैंने। अब यही सीक्वेंस कई बार आएगा एक ही जगह पे, इसी जगह पे, लाइक ATCC, फिर उसके बाद तुरंत ATCC, फिर ATCC, फिर ATCC, फिर ATCC, फिर ATCC एंड सो ऑन। तो ये एक ही सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस है, विच इज रिपीटेड सेवरल टाइम एट द सेम एरिया। तो ऐसा डीएनए जिसके अंदर एक सीक्वेंस कई बार रिपीट होगा, जो इंट्रॉन है, इसको डीएनए के सेंस में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए। अब इसको नाम क्या दे दिया गया? रेपिटेटिव डीएनए का नाम दे दिया। रेपिटेटिव डीएनए डीएनए का टर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट है नाइट्रोजनस बेस का जो कई बार रिपीट हो रहा है, तो रेपिटेटिव डीएनए बोला। अब ये सेगमेंट इंट्रॉन है क्योंकि ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं जाएगा। यही चीज अगर आपने सेल में देखना शुरू किया तो ये सेगमेंट, ये रेपिटेटिव डीएनए या इंट्रॉन कहाँ दिखाई देगा? तो आपको टीलोमियर, सेंट्रोमियर, वाई क्रोमोसोम और हेट्रोक्रोमेटिन में दिखाई देगा। चीज एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, क्योंकि हर लोग हर तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं इस बात को, कि कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे नाइट्रोजनस बेस के लेवल पे देख रहा है तो समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा सीक्वेंस है जो कई बार रिपीट हुआ इसी जगह, तो नाम दे देते हैं रेपिटेटिव डीएनए। कोई कह रहा है कि ये वो है जो ट्रांसक्रिप्शन से पार्टिसिपेट करके आगे प्रोटीन सिंथेसिस तक नहीं जा रहा, नॉन कोडिंग है लेकिन इनहेरिट होगा, तो नाम दे दिया इंट्रॉन। कोई कह रहा है कि ये क्रोमोसोम में जहां सेंट्रोमियर है वहीं प्रेजेंट होता है, तो यानी कि उसका फिजिकल लोकेशन भी दे दिया, उसका आपने केमिकल नेचर भी दे दिया और उसकी आपने प्रॉपर्टी भी बता दी। लेकिन कुल मिला के ये तीन नाम हो गए, इंट्रॉन, रेपिटेटिव डीएनए और हेट्रोक्रोमेटिन। चीजें एक ही है लेकिन अलग अलग लेवल पे स्टडी कर रहे हो, केवल ये डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब मान, और ये क्या है? ये हमारा 0.1% है। अगर कहा जाए कि ह्यूमन जीनोम में ये कितना है, तो ये 0.1% है। इसकी वो क्या है? फ्रीक्वेंसी 0.1%। तो इंट्रॉन या रेपिटेटिव डीएनए हमारी बॉडी में कितना है? 0.1% है। अब मान लीजिए मुझे ये इंट्रॉन अलग करना है, तो मैं अलग कैसे करूंगा? मैं इस इंट्रॉन को मेन डीएनए कितना हुआ? 99.9 बल्क डीएनए। तो मैं इंट्रॉन को बल्क डीएनए से अलग कैसे करूंगा? इंट्रॉन तो 0.1% है जो इंडिविजुअलिटी या हमारे स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें एक दूसरे से अलग करता है, लेकिन मुझे तो कॉमन वाले से इसको अलग करना है। अब अलग कैसे करेंगे? अब इसकी एक टेक्निक है। टेक्निक क्या कहलाती है? टेक्निक कहलाती है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर मान लीजिए हम टोटल डीएनए ले लें, किसी भी सैंपल में से आप किसी भी ह्यूमन में से टोटल डीएनए निकालो, इसको आप टेक्निक में ले जाओ, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इससे क्या होगा? इस टोटल डीएनए से दो पार्ट बन जाएंगे। मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब आप करोगे तो इससे क्या होगा? इससे आपका बल्क डीएनए अलग हो जाएगा जो 99.9% है, और इससे आपका इंट्रॉन कह लो आप या रेपिटेटिव डीएनए कह लो, ये अलग हो जाएगा जो 0.1% है। जो डिफर है, जो कॉमन है वो 99.9% है। तो टोटल डीएनए को आपने अलग कर दिया। अब जब ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि आजकल तो सारा सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक ग्राफ बन के आता है, इट लुक्स लाइक दिस। जब आप ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो यहाँ पे कुछ ग्राफ बन के आएगा इस तरीके से, ऐसा कुछ ग्राफ सा बन के आएगा, है ना। तो ये ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ में क्या है? जो ये बड़ी बड़ी है ये कहलाती है मेजर पीक,
ये बड़ी बड़ी पीक्स हैं, मेजर पीक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये बल्क डीएनए कर रिप्रेजेंट करती हैं। और कुछ यहाँ पे नजर आती हैं माइनर पीक्स, जो आपको दिख ही रही होंगी, ये वाली बहुत सारी हैं। ये जो रेड वाली बनी हुई है, ये सब क्या है? दीज आर माइनर पीक्स। ये क्या कहलाती हैं? ये माइनर पीक्स कहलाती हैं। इन्हीं माइनर पीक्स को हमने क्या नाम दिया? इसको नाम दे दिया, अब इसको नाम फिर चेंज कर दिया, अब ये कहलाता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट क्यों बोल दिया? क्योंकि हम सैटेलाइट को साइज के बेस पे, जैसे अर्थ मान लीजिए एक प्लैनेट है और उसके सराउंडिंग में छोटे छोटे सैटेलाइट्स होंगे। अर्थ के कंपैरिजन में सैटेलाइट का साइज ना के बराबर ही तो होगा। पूरी अर्थ का साइज या किसी प्लैनेट का साइज और उसके सराउंडिंग में देयर आर सो मेनी सैटेलाइट्स। तो ऐसे बल्क डीएनए 99% है और इंट्रॉन या रेपिटेटिव डीएनए 0.1% है। अब ये इसको आपने छोटे छोटे सैटेलाइट्स की फॉर्म में अलग किया यूजिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? अब इसका नाम हो गया यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए। क्लियर? तो ये हम सैटेलाइट डीएनए तक पहुंच गए। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस सैटेलाइट डीएनए कोई रेपिटेटिव है। अब देखो सारे नाम एक ही हैं, है ना। यूजुअली कंफ्यूजन ये रहता है कि सैटेलाइट डीएनए क्या होगा, रेपिटेटिव डीएनए क्या होगा, इंट्रॉन क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगा। इसीलिए मैं आपको सब बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बुक में तो पैराग्राफ दे रखा है। सबसे पहले क्या था कि अगर हम क्रोमोसोम को देख रहे हैं तो क्रोमोसोम में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है। वो एरिया कौन से हुए? वाई क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन, सेंट्रोमियर, टीलोमियर। क्यों यहां से की जाती है? क्योंकि इस क्रोमोसोम के हिस्से के अंदर जो डीएनए आएगा वो डीएनए नॉन कोडिंग है, इनहेरिटेबल है और स्मॉल है, तो उसको हमने नाम दिया इंट्रॉन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंट्रॉन से की जाती है। जब इंट्रॉन को हमने स्टडी किया तो हमें यह समझ में आया कि इंट्रॉन के अंदर जो रिपीटिशन है वो कई बार है एक ही सीक्वेंस का। तो सेम सीक्वेंस का रिपीटिशन क्योंकि इंट्रॉन में कई बार है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया रेपिटेटिव डीएनए। आप अभी ये भी पढ़ोगे कि जो इसमें रिपीटिशन है वो रिपीटिशन कैसा होता है? एक ही जगह पे आता है। जैसे मैंने इसी जगह पे, ये नहीं कि एटीसीसी यहां लिखा है फिर आप किसी और क्रोमोसोम पे जाके एटीसीसी 4 बार लिख दो और आप कहो कि सर पूरे जीनोम में तो 5 बार हो ही गया। ऐसा नहीं करना है, इसी जगह पे उसको कई बार रिपीट करना है। इसी जगह पे कई बार रिपीट करेंगे तो इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। इसे टेंडम रिपीट्स कहते हैं। आपको टेंडम रिपीट्स मैंने कहीं पढ़ाया था, याद आता हो तो, डुप्लीकेशन में पढ़ाया था। और वो चैप्टर जो जेनेटिक्स का पहला वाला था, कि वहां पे लिखा था कि ए बी सी डी की अगर सी डी जीन बार बार डुप्लीकेट करके वहीं अटैच हो गया तो ए बी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी और फिर जितनी बार आएगा वो नंबर हो जाएगा, और इसको टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। तो अब इसी को हम जब टेक्निक से अलग कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी पीक की फॉर्म में अलग हो रहा है। इन पीक्स को सैटेलाइट बोला गया ग्राफ में, तो इसी डीएनए को हमने सैटेलाइट डीएनए बोल दिया। तो अभी तक के हिसाब से इंट्रॉन, हेट्रोक्रोमेटिक एरिया, रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए चारों एक ही बातें हैं, बस उनको अलग अलग नाम दिया गया क्योंकि अलग अलग तरीके से उनको पढ़ा जा रहा है। अब ये क्लियर है? अब सैटेलाइट डीएनए से आगे चलते हैं। सैटेलाइट डीएनए को जब आप देखोगे तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और उसी के बेस पे सैटेलाइट डीएनए को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे 2 अलग अलग चीजों में, है ना। क्या क्या है? हम इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। कि मान लीजिए आपके पास ये सैटेलाइट डीएनए मिल गया। अब सैटेलाइट डीएनए में 3 चीजें देखनी है। क्या देखना है? एक तो आपको लेंथ देखनी है, लेंथ ऑफ टेंडमली, मतलब बार बार जो आया, रिपीटिंग यूनिट्स। जैसे मैंने एटीसीसी लिखा तो मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट लिया जो रिपीट हो रहा है। तो ये कितनी, इसकी कितनी लेंथ है? 4 का हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। तो पहली चीज है लेंथ ऑफ टेंडमली रिपीटिंग यूनिट। दूसरी चीज क्या आएगी? दूसरा आता है बेस कंपोजिशन। सेकंड क्या आएगा? बेस कंपोजिशन। बेस कंपोजिशन का मतलब है कि या तो ये एटी रिच होता है, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन से ज्यादा होगा, या जीसी रिच होता है, ग्वानिन साइटोसिन जो है वो एडेनिन थाइमीन से ज्यादा होगा। जैसे ह्यूमन का डीएनए एटी रिच होता है,
किसी और एनिमल का जीसी रिच भी हो सकता है। तो या तो वो एटी रिच है या फिर वो जीसी रिच है, तो ये बेस कंपोजिशन होता है। और तीसरा, जब ये रिपीट होगा तो कितनी बार रिपीट होगा, नंबर ऑफ टेंडमली रिपीटिंग यूनिट्स। ये 3 पैरामीटर हैं। इन 3 पैरामीटर के बेस पे सैटेलाइट डीएनए को 2 में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड माइक्रोसैटेलाइट, अदर वन इज मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट्स, क्लियर। किस बेस पे, जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्या लिखा था, एटीसीसी लिखा था, तो यहाँ पे 3 चीजें समझनी है आपको कि इस एटीसीसी, ये क्या हुआ, ये 4 न्यूक्लियोटाइड लंबा है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ टेंडमली रिपीटिंग यूनिट्स। हालांकि 4 का नहीं होता, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो कम से कम 6 से ज्यादा, 12 से भी ज्यादा का ही होता है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो लेंथ ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंस या रिपीटिंग यूनिट्स जो बार बार आएगा इसी जगह पे, उसकी लेंथ फिलहाल 4 न्यूक्लियोटाइड हो गई। फिर इन 4 न्यूक्लियोटाइड में एटी और सीसी, तो एटी ज्यादा आ रहा है, सीसी कम आ रहा है। जब आप लंबा बनाओगे तो ये भी मैटर करेगा कि ये एटी रिच है या ये जीसी रिच है, इसमें एडेनिन थाइमिन ज्यादा है या इसमें ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा है। और फिर तीसरा आता है कि ये कितनी बार रिपीट होगा। तो जैसे मैंने देखो आप, तो इसमें कितनी बार किया है, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने एक ही सीक्वेंस को 6 बार रिपीट किया। और इस सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, 4 नाइट्रोजनस बेस की, और ये सीक्वेंस फिलहाल कैसा है, मान लेते हैं कि ये 80 रिच है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं जिसके बेस पे आप सैटेलाइट डीएनए को भी 2 में डिवाइड करोगे। वन इज कॉल्ड माइक्रो सैटेलाइट, अदर इज कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। ये क्लियर है, माइक्रो मिनी क्लियर हो गया आपका, है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि ये मिनी सैटेलाइट है और ये माइक्रो सैटेलाइट है और रिपीट्स हो ही रही हैं, इनका नंबर वेरिएबल होगा, तो आगे जो आप वर्ड यूज करते हो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये जो मिनी सैटेलाइट हैं इन्हीं को आप बोलते हैं VNTR। VN का मतलब क्या है, वेरिएबल नंबर, कितनी बार ये रिपीट होंगे, वी कांट से, ऑफ, जो रिपीट होंगे वो इसी जगह पे होंगे, टेंडम रिपीट। इसी VNTR पे एल्क जेफरी की टेक्निक बेस है। एल्क जेफरी ने जो अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया, वो VNTR या माइक्रो सैटेलाइट, ये सॉरी मिनी सैटेलाइट से दिया गया था। माइक्रो सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज नहीं किया। तो हम सैटेलाइट में भी कौन सा यूज करने वाले हैं, मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में लेंथ कितनी होती है वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। लेंथ 11 से 60 बेस पेयर लंबा होगा। ये बेस कंपोजिशन हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, किसी का एटी रिच होगा, किसी का जीसी रिच होगा, और कितनी बार ये रिपीट होगा वो नंबर भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरिएबल है, इसीलिए नाम ही दे दिया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इससे VNTR बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब फिर से सैटेलाइट डीएनए की प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ये तो सैटेलाइट डीएनए के 2 टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ बॉक्स में जो 3 पैरामीटर लिखे हैं उसके बेस पे। अब फिर चलते हैं, सैटेलाइट डीएनए की एक और प्रॉपर्टी है, सैटेलाइट डीएनए इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सैटेलाइट डीएनए की एक और प्रॉपर्टी है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक क्रोमोसोम लिया, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, पहला चैप्टर याद करो। तो हमने माना कि यहाँ पे कोई एलील है, तो इस एलील की पोजीशन क्या कहलाती है, आपने लिखा था लोकस। लोकस क्या था, किसी भी जीन की पोजीशन किसी क्रोमोसोम पे वो क्या कहलाती है, लोकस कहलाती है। अब मान लीजिए क्या है कि ये जो वेरिएंट है, एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब
सपोज टू बी रिसेसिव एलील जिसमें म्यूटेशन हो गया, वही वेरिएशन कहलाएगा। डोमिनेंट एलील तो हर जगह प्रेजेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। तो मान लीजिए कि किसी क्रोमोसोम की एक डेफिनेट पोजीशन, एक डेफिनेट लोकस पे कोई वेरिएंट प्रेजेंट है, उसको फॉर एग्जांपल एक्स नाम दे दिया। अब ये वेरिएंट है, रिसेसिव एलील है, रिसेसिव है तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा। मैंडलिज्म के हिसाब से भी जाए तो पहली जनरेशन में तो 0 और सेकंड जनरेशन में आएगा भी तो 25% आएगा। तो हमें पता तो है कि ये जो वेरिएशन है, ये जो वेरिएंट है किसी डेफिनेट पोजीशन पे ऑन ए क्रोमोसोम, इसके एपियर होने के चांसेस, इसके एक्सप्रेस होने के चांसेस ना के बराबर हैं पहली जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में आएगा भी तो 25% आएगा। बट फिर भी अगर एक मास पॉपुलेशन को स्टडी किया जाए और अगर इस वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा आती है, पॉपुलेशन में कितनी आनी चाहिए? 0.01, है ना। अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.01 से ज्यादा आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0.01, तो इसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। ए वेरिएंट विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 0.01 पॉपुलेशन। मतलब आपने 1000 लोगों पे काम किया, आप कोई स्टडी कर रहे हो किसी प्रोसेस को कि 1000 लोगों पे हम ये जीन स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है कि ये जीन जो है वो वेरिएंट है, रिसेसिव एलील है, म्यूटेशन से बन सकती है। अब क्या ये जीन पॉपुलेशन में आएगी? वैसे तो म्यूटेशन में हमेशा पढ़ते हो कि म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी तो ना के बराबर होती है, मतलब नहीं आएगी। बट अगर ये एलील, क्योंकि म्यूटेशन 0 तो नहीं होता, 100% लीथल तो नहीं होता, 1,00,000 में से एक तो सरवाइव करता ही है। ये हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी 1:10⁶ आती है म्यूटेशन की, पहले वाले चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। तो अगर ये 0.01 पॉपुलेशन से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ जाए जो किसी डेफिनेट लोकस पे प्रेजेंट है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। वेरिएशन आएगा क्यों? सबको पता है, वेरिएशन अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन। और म्यूटेशन कहाँ होता है? म्यूटेशन अपने जीन में या अपने उनकी एलील में पड़ा है। अगर एलील में म्यूटेशन हो जाएगा तो वो नॉर्मल एलील से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगी, या तो सेम प्रोडक्ट बनाएगी या दूसरा प्रोडक्ट बनाएगी या कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। आपको मैंने कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस पिछले वाले चैप्टर में ये सारी बातें कराई थी। तो वही सारी बातें यहाँ पे भी दे रखी हैं कि वेरिएशन म्यूटेशन के थ्रू अराइज होगा। ऑल्दो म्यूटेशन लीथल होते हैं बट सर्वाइवल रेट 0.01 पॉपुलेशन या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो इसी डीएनए को, ऐसे डीएनए को आप पॉलीमॉर्फिक डीएनए बोलोगे या फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाएगा। क्लियर? अब इमेजिन करो कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसे हम मान के चल रहे हैं कि 1000 में से किसी एक लोगों में ये वेरिएंट आएगा, एक तो ये बात है। और दूसरा, ये जो एक में वेरिएंट आ रहा है ये प्रेजेंट किस में हो? इंट्रॉन में। ये जो एलील है, ये एलील कौन सा होना चाहिए वेरिएंट वाला? ये इंट्रॉन का होना चाहिए। तो कहने को तो म्यूटेशन हुआ, आपको करके भी दिखाया था कि म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन क्या इसका कोई इमीडिएट इंपैक्ट आया? नहीं आया, क्योंकि इंपैक्ट तो तब आता जब ये पॉलीमॉर्फिज्म एक्सॉन में होती। अगर एक्सॉन में होती तो आपको दिखाई देता, इंट्रॉन में तो वैसे ही नहीं दिखाई देगा। म्यूटेशन तो हो रहा है, वेरिएशन तो आ रहा है, बट दिखाई तो दे ही नहीं रहा। तो होगा ये कि ये जो वेरिएशन है जो इंट्रॉन के अंदर आया है 0.1% पॉपुलेशन या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, ये समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये पाइलअप होता जाएगा, ये इकट्ठा होता जाएगा। जब ये इकट्ठा होता जाएगा तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी कि 1000 में से एक में आया, फिर एक से फिर आगे 0.001 में रह गया, फिर मतलब एवरी टाइम क्या होगा? ये पाइलअप होता जाएगा। ये पाइलअप होना ही, या ये जो डीएनए का जो पॉलीमॉर्फिज्म का होना है, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक आइडिया होता है। तो इस लाइन को अगर आप लिखें तो ये वेरिएशन वाली बात क्लियर है कि ये एक वेरिएशन जो किसी एक पर्टिकुलर लोकस पे है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 पॉपुलेशन या उससे ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। सैटेलाइट एक डीएनए था, तो ये क्या बन जाएगा? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बन जाएगा। एंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ, ये दोनों का बेसिस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आइडिया भी यहीं से आया था, और जो आप पढ़ेंगे इसके बाद टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका आइडिया भी यहीं से आया था।
तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आइडिया भी यहीं से आया था, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी बेसिक आइडिया जो है वो यहीं से निकल के आया। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म इंट्रॉन में प्रेजेंट हो, तो जो पीछे पेज पे हमने लिखा मिनी सैटेलाइट, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, VNTR, क्योंकि हमें वेरिएशन चाहिए। अगर मान लीजिए ये कभी होता ही नहीं, कभी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होती, कभी 1000 में से किसी एक के अंदर कोई वेरिएशन सरवाइव नहीं करता, तो शायद हम एक दूसरे से इंट्रॉन में भी अलग नहीं होते, एक्सॉन में तो नहीं अलग है। इंट्रॉन में अगर हम अलग हैं तो किस वजह से अलग हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या था कि 1000 ह्यूमन पॉपुलेशन में से किसी एक के अंदर वो वेरिएशन होना चाहिए, तब हम मान के चलेंगे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन अपनी पहली पॉपुलेशन या पुरानी पॉपुलेशन से वेरिएशन को शो करती है। वेरिएशन का मतलब ये नहीं होता कि दो लोगों को कंपेयर किया और आपने कहा कि सर ये अलग हो गया। दो लोगों को कंपेयर करना चांस फैक्टर हो सकता है, आपको पॉपुलेशन में कंपेयर करना होगा, और फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा चाहिए। अगर वो आता है तो ही जो है वो वेरिएशन सिग्निफिकेंट होगा और वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक अलग कंसेप्ट है। बस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को हम यूज कहाँ करेंगे? इंट्रॉन में यूज करेंगे, सैटेलाइट डीएनए में यूज करेंगे, या मिनी सैटेलाइट में यूज करेंगे। जब आप मिनी सैटेलाइट में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करोगे तो मिनी सैटेलाइट के अंदर जो ये वेरिएशन जो एक स्पेसिफिक लोकस पे है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। इसी को सीक्वेंस करके हम सारा काम करते हैं, है ना। अब ये काम करते कैसे हैं, इस VNTR की प्रॉपर्टी क्या क्या है? VNTR की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी है VNTR की? VNTR क्या कहलाता है? मिनी सैटेलाइट। तो जितनी भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एल्क जेफरी ने की थी वो मिनी सैटेलाइट से की थी। आज के जमाने में माइक्रो सैटेलाइट से भी काम किया जा सकता है, लेकिन पहले हम वो पढ़ेंगे जो एल्क जेफरी ने डेवलप किया, जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी में VNTR गिवन है। अब VNTR को आप समझोगे कैसे कि VNTR होते क्या है? कि जैसे मान लीजिए ये है, तो ये VNTR का एक सीक्वेंस है। तो VNTR क्या है? एक हाइपर वेरिएबल, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, रिपीट है ना। ये क्या है? एक रिपीटिशन है जो कई बार हो रहा है। ये मान लीजिए एक रिपीट्स को शो कर रहा है ना? तो VNTR क्या है? ये हाइपर वेरिएबल रिपीट्स, हाइपर वेरिएबल रिपीट्स ऑफ डीएनए है, जहां पे एक ही सीक्वेंस कई बार आएगा। हाइपर वेरिएबल है मतलब वो कई बार निकल के आ रहा है। अब इसमें एक रिपीट का साइज कितना होगा? जो रिपीट है, रिपीट का जो सीक्वेंस है वो कितना हो सकता है? वो 11 से 60 बेस पेयर लॉन्ग होगा। मतलब यहां से यहां तक का जो एक स्ट्रक्चर है ये 11 से 60 होगा। जैसे मैंने 4 ले लिया था ATCC, 4 का नहीं हो सकता, मिनिमम 11 का होगा, और लगभग 60 नाइट्रोजनस बेस का सेगमेंट है जो कई बार रिपीट होगा, टेंडमली इसी जगह पे कई बार रिपीट होगा। तो उसका बेस सीक्वेंस कितना है? 11 to 60 बेस पेयर होता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इसका जो आप कह सकते हैं साइज, डीएनए के साइज को हम किलो बेस में मेजर करते हैं। इसका जो साइज है वो 0.1 to 20 किलो बेस होता है। डीएनए के साइज को किलो बेस में मेजर करते हैं, स्मॉल के स्मॉल बी। तो इतना इसका साइज होगा। और इसकी एक खास बात यह है कि इस VNTR के दोनों तरफ, मतलब इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट होती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहीं आप बायोटेक में पढ़ते हो, वो एंजाइम जो डीएनए को काटने में यूज होता है एट ए स्पेसिफिक साइट। रेस्ट्रिक्शन है कि वो एंडोन्यूक्लियस है, डीएनए को अंदर से तोड़ देगा, काट देगा, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मैनर में, जहां काटना है वहीं काटेगा, कहीं और से नहीं काट सकता। तो VNTR की भी खास बात है कि इसके दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स होती हैं। मतलब अगर किसी क्रोमोसोम को या किसी डीएनए को आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करोगे तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, और प्रॉबेबली उन्हीं टुकड़ों के बीच बीच में कहीं ना कहीं VNTR या मिनी सैटेलाइट भी मिलेंगे।
क्योंकि मिनी सैटेलाइट या VNTRB दोनों तरफ किससे कवर किए गए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइड से कवर किए गए। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड बाय restriction endonuclease। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से दोनों तरफ से कवर अप होगी, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए दो लोगों का सीक्वेंस अलग अलग आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल दो लोगों के DNA अलग अलग आ रहे हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है ना। एक कोई मर्डर हुआ, वहां से एक ब्लड मिला पुलिस को क्राइम सीन से, और पुलिस के हिसाब से ए और बी दोनों का हो सकता है, दो सस्पेक्ट हैं, और पुलिस को ये पता करना है कि जो क्राइम सीन से ब्लड मिला या एक रेप हुआ, तो रेप में जो रेपिस्ट की बॉडी से टिश्यू मिले हैं वो या तो सस्पेक्ट ए के हो सकते हैं या सस्पेक्ट बी के हो सकते हैं। पता ये करना है कि वो किसके हैं, तो वो क्या किया जाएगा, ए और बी दोनों का डीएनए मैच किया जाएगा, डीएनए सीक्वेंसिंग करके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके डीएनए मैच किया जाएगा विद द सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम द क्राइम सीन। क्राइम सीन में रेपिस्ट भी, मतलब रेप का केस हो सकता है, मर्डर का हो सकता है, या सिंपल क्राइम ना हुआ हो, पैटर्नली मैटरनली डिस्प्यूट हो, है ना, इलीगल या लीगल, बायोलॉजिकल सन या डॉटर या मदर या फादर, कुछ भी हो सकते हैं। इन्हीं सब काम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो मान लीजिए दो लोगों का मैच किया जा रहा है, तो दो लोगों का 99.9% डीएनए तो सेम होगा, केवल डिफर क्या करेगा, 0.1% डिफर करेगा। अब 0.1% डिफर करने में क्या होगा, मान लेते हैं कि इस ए के अंदर भी जो रिपीट होगी, जो टैंडम रिपीट्स होंगी, उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 23 बेस पेयर की है, तो इसमें भी 23 बेस पेयर की है, तो पता चला दोनों का डीएनए तो एक जैसा हो गया, और जो आपको क्राइम सीन से मिला वो भी 23 बेस पेयर का है ना, ये क्राइम सीन का है। तो सैंपल से जब आपने ए और बी को मैच किया पुलिस ने या डॉक्टर्स ने, क्लिनिकल रिसर्च जो होते हैं बायोलॉजिस्ट, तो पता चला कि दोनों का साइज सबका बराबर आ रहा है, यानी कि आप 23 बेस पेयर लेंथ का अगर रिपीट है तो उससे तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, इसका भी जो है वो मॉलिकुलर वेट 6 गुना आ रहा है, इसका भी 6 हो रहा है, इसका मतलब ये रिपीट 6 बार इसमें भी हुई, 6 बार इसमें भी हुई। अब क्या करोगे, अब तो नंबर ऑफ रिपीट्स भी कॉमन हो गया, तो अब क्या मे भी हो सकता है ये 80 रिच हो और ये GC रिच हो, तो पता चला कि अगर ये 80 रिच है तो 80-80 मैच कर जाएंगे, तो ए सस्पेक्ट हो जाएगा, GC छूट जाएगा, यानी बी वाला जो है वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ। कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, या तो नंबर ऑफ बेस पेयर का डिफरेंस आएगा, जैसे इसमें मैंने बता दिया कि 23-23 दोनों है, दोनों में जो रिपीट हो रहा है वो बराबर बराबर रिपीट हो रहा है, दोनों में 6-6 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन एक में 80 है तो एक में GC है। आप उल्टा भी कर सकते थे, मान लीजिए कि आप ये कहेंगे सर 23 बेस पेयर इसमें भी है, 23 बेस पेयर तो इसमें भी है, लेकिन इसमें ये 6 बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें ये 12 बार रिपीट हो रहे हैं, है ये ए बी 80 और ये भी 80, तो इस बेस पे अलग कर लोगे, आप नंबर ऑफ रिपीटिशन के बेस पे कर लोगे। ऐसा भी हो सकता था कि आप कहें कि सर दोनों का 80-80 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 6 बार रिपीट हुआ, इसमें भी 6 बार रिपीट हुआ, लेकिन इसमें 23 बेस पेयर की लेंथ का है, इसमें 57 बेस पेयर की लेंथ का है, तो ये मैच कर जाएगा तो भी है, कोई ना कोई चीज आएगी, है ना। हमने माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट किस बेस पे किया, या सैटेलाइट डीएनए के दो टाइप किस बेस पे बनाए, लेंथ ऑफ द रिपीट, लेंथ ऑफ द रिपीट का मतलब है कितने बेस पेयर लॉन्ग है, और 11 से 60 बेस पेयर के बीच में कोई ना कोई फिगर आएगा। दूसरा, कितनी बार ये आया, नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, 6 बार आया, 12 बार आया, 4 बार आया, 20 बार आया, वॉट एवर एल्स। और जो सेक्शन रिपीट हो रहा है उसमें एडेनिन थाइमिन ज्यादा है या ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा है, वो 80 रिच सेक्शन है या वो GC रिच सेक्शन है, इस बेस पे भी ये अलग अलग किया जा सकता है। अगर ये तीनों कॉमन हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनी सैटेलाइट से होने वाली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फिर आप कोई और तरीका ढूंढोगे जो
माइक्रो सैटेलाइट आपने लिखा पैरेलल में, वो उस पे बेस्ड होगा, है ना। हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो मिनी सैटेलाइट से पढ़ रहे हैं, वीएनटीआर से, है ना। हमने इस बेस पे क्या किया है, हमने वीएनटीआर को अलग किया। तो हम मतलब एल्क जेफरी ने जो डिस्कवर किया वो वीएनटीआर से किया था। आज की डेट में क्या किया जाता है, माइक्रो सैटेलाइट को यूज करते हैं। माइक्रो सैटेलाइट से अगर एक बेस पेयर का भी डिफरेंस हुआ ना तो भी रीड आउट हो जाएगा। कैसे होगा वो भी हम समझ लेंगे, है ना। तो फिलहाल तो आप मिनी सैटेलाइट या वीएनटीआर से पढ़ रहे हो, ठीक। ये मैंने एक एग्जांपल बीच में देके आपको समझाया कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि जो वीएनटीआर है वो हाइपर वेरिएबल रिपीट है डीएनए के अंदर, 11 से 60 बेस पेयर लॉन्ग का हो सकता है, जिसका साइज 0.1 से 20 किलो बेस का होगा। इसके दोनों तरफ सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी। तो मिनी सैटेलाइट की लेंथ अलग हो गई और मिनी सैटेलाइट की पोजीशन भी अलग अलग हो गई। अब अगर दो लोगों के डीएनए को काट के मैच किया जाए तो आप इन दोनों को, जैसे मैंने कहा कि अगर दोनों के डीएनए को हमने मैच किया तो आप इन दोनों को मैच करके अपना रिजल्ट या अपना कंक्लूजन दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सेगमेंट बहुत छोटा है ना, क्योंकि हमने क्या किया, वीएनटीआर का मतलब तो हुआ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, केवल ये वाला कि हम नंबर को चेंज कर रहे हैं। नंबर को चेंज करने का क्राइटेरिया कहाँ था हमारा, ये वाला, दूसरा वाला, जिसमें हमने केवल नंबर को चेंज किया। ये यही तो है वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। जो लिटरल मीनिंग है वो तो यही है ना, यहाँ नंबर वेरिएबल है, यहाँ 6 है और यहाँ 12 है। टैंडम रिपीट्स दोनों है, दोनों का साइज सेम है और दोनों का टाइप भी सेम है। टाइप 80 है जीसी, साइज 11 से 60 और नंबर ऑफ रिपीट्स 6 और 12। तो ये एक्चुअली वीएनटीआर हुआ, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। आप चाहें तो इनके फ्रेगमेंट्स का साइज निकाल के भी देख सकते हो, जो बात की गई कि 0.1 से 20 किलो बेस का होगा। अगर मान लीजिए आपने कोई डीएनए लिया, फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है ना, ये टोटल डीएनए है। कुछ नहीं करना, आप टोटल डीएनए को डायरेक्टली किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट कर दो। जब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालोगे तो अपने आप क्या होगा, अपने आप इस डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने की वजह से जहां जहां इंट्रॉन आएगा, क्योंकि इंट्रॉन के दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होती है, तो जैसे ही आप टोटल डीएनए को एंजाइम से ट्रीट करोगे, यहाँ पे सेगमेंट्स अलग हो जाएंगे। कुछ ऐसे हो जाएंगे और कुछ इसमें जो है वो होंगे जो इंट्रॉन वाले हैं, तो कुछ यहाँ पे ऐसे सेगमेंट्स भी आएंगे। तो जो यहाँ पे इंट्रॉन वाले सेगमेंट हैं ये आपके जो है वो मिनी सैटेलाइट्स हो गए। मिनी सैटेलाइट मतलब वीएनटीआर, ये वीएनटीआर आपके मिनी सैटेलाइट वाले सेगमेंट हो गए। अब करना क्या है, इन सेगमेंट को आपको पढ़ना है, मतलब इन सेगमेंट की आपको आगे कंक्लूजन करना है अपने रिजल्ट का, अपने डॉक्यूमेंटेशन का। तो इनको करते क्या है, ये मिनी सैटेलाइट है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हमने बनाए और ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहे हैं। आप पढ़ ही चुके हो कि जो सैटेलाइट डीएनए है वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेगा। तो इस टेक्निक को फिर एक और नाम दे दिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड RFLP। RFLP क्या बन गया, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो वीएनटीआर और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों ऑलमोस्ट एक ही बातें हैं, बट वीएनटीआर में स्पेसिफिकली हम केवल नंबर को कंसिडर करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। टैंडम रिपीट कितनी बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए मेरा और मेरी सिस्टर का, ब्रदर तो है नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई दो सिबलिंग का कंसिडर किया जाए, मेरा और मेरी सिस्टर का डीएनए निकाला जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर केवल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स देखनी है। मान लीजिए साइज सेम आ रहा है, मेरा भी 11 बेस पेयर का रिपीटिशन है, मेरी सिस्टर का भी 11 बेस पेयर का रिपीटिशन है, मेरा भी 80 रिच है, सिस्टर का भी 80 रिच है, बट मेरा जो है वो 10 बार रिपीट हो रहा है और सिस्टर का उसी जगह पे केवल 6 बार रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ रिपीट्स केवल चेंज हुई और इसलिए हम दोनों का डीएनए अलग अलग हो गया। सो दैट इज स्पेसिफिकली वीएनटीआर। बट अगर हम नंबर की जगह पे मान लीजिए साइज की भी बात कर लें, फ्रैगमेंट का साइज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाली प्रॉपर्टी, उसमें हम 11 से 60 बेस पेयर वाली बात भी ले आए और वो 80 है या जीसी है ये भी ले आए, तो ये पूरी की पूरी टेक्निक RFLP कहलाती है।
मतलब VNTR का एक्सटेंशन RFLP बोल लीजिए आप। VNTR में आप केवल एक पैरामीटर कंसिडर कर रहे हो, RFLP में आप तीनों पैरामीटर कंसिडर कर रहे हो। एल्क जैफरी ने जो किया था वो VNTR प्लस RFLP था, आपकी बुक में भी VNTR प्लस RFLP दिया हुआ है। बस आपके पास ये रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट आ गए, इनको आप क्या करोगे, इनको आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करोगे और उनके बाद इन्हें रीड कर लोगे। मतलब इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ये RFLP हो गया। अब क्या करना है, आप नीचे एरो बना लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लेना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये सारे सेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इनका सेपरेशन हो जाएगा। फिर हम एक टेक्निक पढ़ेंगे अभी, सदर्न ब्लॉट कहलाता है। तो सदर्न पर्सन का नाम है एम सदर्न। तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होती है, सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे और इसके बाद आपको जो भी मिलेगा दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट। वो किसी भी पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होते हैं वो उसको पढ़ के अपनी रिपोर्ट बना के हैंड ओवर कर देंगे। जज को करना है, कोर्ट में सबमिट करना है, पुलिस को देना है, या किसी ने पर्सनली ये काम कराया। तो डीएनए फिंगरप्रिंट को रीड कैसे करते हैं, वो जो भी रिसर्चर्स हैं, आजकल तो कंप्यूटराइज ही होता है, कंप्यूटर रीड करके अपना कंक्लूजन दे देगा, है ना। दिस इज व्हाट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज पर एल्क जैफरी, जो VNTR और RFLP पे बेस्ड है। बट एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया, 2014-15 का क्वेश्चन है, उन्होंने एक और नाम पूछ लिया, दैट नेम इज कॉल्ड RAPD। RAPD को प्रोनाउंस करते हैं रैपिड्स। अब ये रैपिड क्या है, ये तो आपके बुक के हिसाब से प्रिंसिपल खत्म हुआ। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो, कभी क्वेश्चन आ गया व्हाट इज RAPD, इसको लिखते हैं रैंडमली एम्पलीफाइड। ये फुल फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। RAPD है क्या, रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इसको इन शॉर्ट लिख दिया जाता है रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, रैपिड्स, जल्दी हो जाती है। और दिस इज बेस्ड ऑन माइक्रो सैटेलाइट, है ना। हमने VNTR RFLP मिनी सैटेलाइट से किया था, दिस इज बेस्ड ऑन माइक्रो सैटेलाइट। ये 100% एक्यूरेट है विदाउट एनी एक्सेप्शन, माइक्रो सैटेलाइट। सिंपल भी है, दिस इज सिंपलर देन RFLP। RFLP या VNTR से ज्यादा इजी है ये RAPD, है ना। यहाँ पे आप एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस अगर हुआ ना तो वो भी रीड कर लेंगे। वहां पे कम से कम 11 का होगा, वहां पे मिनिमम साइज क्या था रिपीटिशन का, 11 बेस पेयर का था। 11 से 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीट होती है। यहाँ पे तो एक न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस हुआ तो भी RAPD जो है वो उसको रीड आउट कर लेगा, उसको जो है वो कंसिडर कर लेगा। तो बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन अगर करनी है तो RAPD से कर ली जाती है। तो आप RAPD को बस इतना याद रखिए कि ये माइक्रो सैटेलाइट पे बेस है, RFLP या VNTR से थोड़ा सा सिंपल है, और ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड के लिए है ना, इट वर्क्स ऑन डिफरेंस ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड ओनली, है ना। मतलब दो बहुत क्लोज में हो, लाइक जैसे सिबलिंग्स होते हैं, तो मदर फादर सेम है तो सिबलिंग्स का ब्लड, सिबलिंग्स का जो जीनोम है बहुत क्लोज में आएगा। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस हुआ, कि मान लीजिए आपने कहा कि सर जो लेंथ आ रही है वो 6 न्यूक्लियोटाइड की है, तो 6 न्यूक्लियोटाइड की अगर लेंथ है रिपीटिशन वाली, तो यानी कि मिनी सैटेलाइट से काम वैसे ही नहीं होगा, वो तो 11 से 60 को रीड आउट करता है। और 2 लोग हैं, दोनों का 80 रिच भी है, और दोनों में रिपीट भी 6-6 बार हो रही है, और दोनों में जो है वो साइज भी जो है वो 6 न्यूक्लियोटाइड का आ रहा है, फिर डिफर कैसे करेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि फॉर एग्जाम्पल कि 2 पर्सन है A और B,
ये क्या हो गया? जस्ट ए मिनट, कुछ हैंग कर रहा है। बेटा दो जरा, ये कुछ हैंग हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। क्या हुआ इसे? वेट करो, मैं किसी को बुलाता हूँ, वो शायद कुछ ठीक कर पाए। गोल गोल ही घूमे जा रहा है ये इसी में तो हट रहा है ना, बैठ जा रहा है उसके ये जरूरी limitations हैं। पेशेंट सेफ करना पड़ेगी। यहाँ पे किसी का कुछ हटा है ना? पता नहीं, कोई स्क्रीन हटी है ना यहाँ से अभी? शायद हाँ, पांच पांच बच्चे थे शायद ये। नहीं, लेकिन एक मुझे लग रहा है कि नहीं गया तो कोई नहीं है, इनमें से तो कोई नहीं गया। अच्छा, नोटेशन नहीं है तो मतलब आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन बीच में है कैसे करें? एक्चुअली वो हैंग नहीं कर रहा है ये पर्टिकुलर। क्लास स्टॉप में ये एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है। टेक्निकल
कर रहे हैं सर कुछ ना कुछ। उधर नहीं दिख रहा होगा ना? नहीं, उधर आप हटके और 2 बच्चे हैं ना बस, तो मुझे लगा आप इसी को कंटिन्यू करोगे 6 बजे। नहीं, 6 बजे आप दोबारा हाँ दोबारा लॉगिन करूंगा। अभी तो खैर यही वाली भी चली रही है। दोबारा ही करना पड़ेगा सर, मुझे लग रहा है चल ही नहीं रहा ये तो। और सर अब इस पे मत लेना। किस पे फिर वो भी नहीं चल रहा। इसमें क्या दिक्कत हुई है? उसमें वो स्क्रीन सी बन के आ रही बार-बार। मतलब अच्छा, ओके ओके। एक बार आप इस वाली क्लास को एक बार एंड कर दीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ। हेलो, बेटा दिख रहा है कुछ? मेरी स्क्रीन मुझे ही नहीं दिख रही, चक्कर क्या है? ओके, अगर मैं लिखूं तो कुछ आ ही नहीं रहा। मुझे लगता है क्लास एंड करके मुझे दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो आप लोग रहो, मैं ज़रा रीज्वाइन करता हूँ इसको।